Welcome curious minds, myself Professor Kun Joshi and this is our channel Kun Joshi Biology. We are going forward with the chapter Human Health and Disease. This is the part 3 of the same. For the earlier two parts, check the link given below. आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज द डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज या अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंस जो बॉडी का नहीं है, जिसको हम नॉन सेल्फ बोलते हैं, ओके, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म जो ये नॉन सेल्फ चीजों के अगेंस्ट लड़ता है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है, या इम्यून सिस्टम बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये हमारे बॉडी का। इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो नॉन स्पेसिफिक होती है और जो बाय बर्थ होती है, ओके, और एक्वायर्ड होती है जो स्पेसिफिक होती है और जो हम एज एंड व्हेन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आवर लाइफ हम अक्वायर करते हैं इस इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी में हमारा बॉडी फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट किस तरह से लड़ता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने बोला था, इन्नेट इम्यूनिटी में इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। दो टाइप के इम्यूनिटीज होते हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड। हम अभी इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। बिफोर स्टार्टिंग द इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट, इम्यूनिटी पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन इज बेसिकली जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है और जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन, ओके। और उसके अगेंस्ट जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। याद रखो, बॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय आवर ओन बॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है बाय आवर बॉडीज व्हेन एंटीजन एंटर्स इट। तो एंटीजन एक्टिवेट करता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस को। अभी हम देखते हैं इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के अलग अलग क्या क्या टाइप्स है, अलग अलग क्या क्या बैरियर्स है। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब वो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए या पर्टिकुलर चीज के लिए वो पर्टिकुलर इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, उसमें इस तरह से कुछ नए सेल्स बनेंगे। ये स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सबके लिए इन जनरल होता है। इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, ये बाय बर्थ आता है और ये एक बैरियर है। दिस इज अ बैरियर फॉर एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन एजेंट्स। जो भी हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के फॉरेन सब्सटेंसेस है जो एंटर करता है, इन्नेट इम्यूनिटी उसके लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। इन्नेट इम्यूनिटी एक्ट्स एज अ बैरियर और ऐसे चार टाइप के अलग अलग बैरियर्स है। देयर आर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। ऐसे अलग अलग टाइप के चार बैरियर्स है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले टाइप का बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आता है स्किन, जो हमारे पूरे बॉडी को कवर करती है। स्किन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को अंदर आने से रोकती है, ओके। देन वी हैव म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस का लेयर होता है हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, जीआई ट्रैक्ट पे, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे, जहां कहीं पे भी बॉडी में कोई भी सिस्टम होता है उसका लाइनिंग बनता है एपिथेलियम से और वो एपिथेलियम पे होता है म्यूकस। म्यूकस ऑल्सो ट्रैप्स दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मे एंटर इन आवर बॉडी। तो पहला तो कवरिंग हो गया स्किन, और स्किन के अलावा म्यूकस वगैरह जो भी हमारे बॉडी के सारे सिस्टम के अंदर है, दैट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। उसके बाद आता है सेकेंड बैरियर, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। याद रखना, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा एसिड इन स्टमक, ओके। अगर हमने कोई चीज खा ली है जो शायद कोई जिसमें बैक्टीरिया है या जिसमें कुछ कंटेमिनेशन है, तो वो हमारे जो स्टमक का एसिड है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, बट उसके साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन किलिंग दोज अनवांटेड सब्सटेंसेस विच मे हैव इंजेस्टेड, ओके। तो एसिड इन स्टमक है वो किल करेगा वो सारे बैक्टीरिया को या वो सारे हार्मफुल चीजों को। फिर सलाइवा होता है हमारे माउथ में, ओके। इवन दैट हैज सम काइंड ऑफ एसिड, इवन दैट हैज लाइसोजाइम, ओके। लाइसोजाइम सलाइवा के साथ साथ टीयर्स में भी होता है। टीयर्स नॉट एग्जैक्टली आंसू, जब हम रोते हैं तभी का बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब भी कुछ भी आंख में टच होता है या आंख में कोई भी चीज लग जाती है तो हमारे आंख से पानी आता है,
दैट इज कॉल्ड अ टीयर। ओके, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम ओके ब्रेक करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को, सो दैट बैक्टीरिया जस्ट इन केस आया भी हो तो वो लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से उसका सेल वॉल टूट जाए और वो वो मर जाए और वो हमें इन्फेक्ट ना कर पाए। तो टीयर्स, सलाइवा, एसिड इन स्टमक, ये सारे एग्जांपल्स हो गए फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के। जो हमारा थर्ड बैरियर है वो है सेल्यूलर बैरियर। ओके, इसमें हम देखते हैं कि सर्टन सेल्स होते हैं, उनका काम ही होता है कि जो भी चीज आए बाहर से उसको फैगोसाइट कर दो, उसको किल कर दो, घेर लो। जैसे अमीबा मूव होता है उसी तरह से फैगोसाइटोसिस होता है। फॉरेन सब्सटेंस होगा, उसके आसपास ये सेल्स आएंगे, उसको चारों तरफ से जकड़ लेंगे, दे विल ब्रेक देम, एंजाइम रिलीज करेंगे और वो जो सेल होगा या वो जो भी सब्सटेंस होगा दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो देर आर सर्टन WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, या उसका पूरा नाम है PMN ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो मतलब अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ये न्यूक्लियस बड़ा होता है और ये WBC है इसके ल्यूकोसाइट्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम NK सेल भी बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है फैगोसाइटोसिस की। ओके, जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये कोई भी टाइप का एंटीजन है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर इनके हाथों कोई भी एंटीजन आ जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हमने मलेरिया में भी डिस्कस किया था कि जो मैक्रोफेजेस है वो मलेरियल पैरासाइट को नहीं फैगोसाइट कर पाते, बिकॉज जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो इतना छोटा होता है कि वो आरबीसीज के अंदर चला जाता है और हमारा बॉडी खुद के सेल्स को नहीं मार सकता है, ठीक है, इसलिए वो मैक्रोफेजेस से बच जाते हैं। तो मैक्रोफेजेस और ये सारे सेल्स जो है वो सेल्यूलर बैरियर में आते हैं, दे बेसिकली डिस्ट्रॉय एनी काइंड ऑफ एंटीजन। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ बैरियर, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर थोड़ा सा अलग है बाकी सारे बैरियर से। ये वायरसेस के लिए होता है, मगर सारे वायरसेस के लिए होता है। सपोज एक पर्टिकुलर सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ओके, सपोज एक पर्टिकुलर सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ये सेल बाकी सब सेल्स को सिग्नल देगा, ओके, और वो जो सिग्नल होगा दैट सिग्नल इज इंटरफेरॉन, ठीक है, वो सिग्नल रिलीज होता है बाय इंटरफेरॉन, और ये सेल के पास अगर वो इंटरफेरॉन का सिग्नल आ गया है तो वो सेल्स बच जाते हैं फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। ओके, तो जो इंटरफेरॉन है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो बाकी सारे सेल्स को सावधान करता है कि वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। बेसिकली सपोज एक वायरस पे हमला हुआ है तो वो मरते मरते बाकी सबको बोल देता है कि देखो भाई वायरस आ चुका है, अपने आप को संभाल लो। तो वो जो सिग्नल है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। तो वो है हमारा चौथा बैरियर। इस तरह से हमने 4 बैरियर देखे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमने देखा स्किन और म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने देखा सलाइवा, टीयर्स और एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। फिर हमने देखा सेल्यूलर बैरियर जिसमें आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो फैगोसाइटोसिस करते हैं और एंटीजेंस को किल करते हैं या माइक्रोब्स को किल करते हैं। फिर हमने देखा साइटोकाइनिन दैट इज इंटरफेरॉन जो वायरस के इन्फेक्शन से रिलीज होता है। इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है। ओके, उसमें 4 अलग अलग बैरियर्स पढ़े थे। अब हम आते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। अक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हम अक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। ओके, ये काफी स्पेसिफिक होती है, इसके पास प्रॉपर मेमोरी होता है। मेमोरी से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही कोई भी डिजीज हमें एनकाउंटर होती है तो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा लो होता है। उस चीज को हमारा बॉडी देखता है कि ये काम का है, ये कितना हार्म कॉज कर सकता है, तो हमारा बॉडी जो पहला हमला करता है वो काफी लो इंटेंसिटी वाला होता है। फिर अगर वही सेम पैथोजन आता है देन हमारा बॉडी एक हाई इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा जिससे हमारा बॉडी में डिजीज नहीं आएगा। ओके, तो कोई भी चीज जो कोई भी एंटीजन जो हमारे बॉडी में आता है फर्स्ट टाइम, ओके, दैट विल इंट्रीग a low intensity response and when the second time that same pathogen comes हमारा बॉडी उसके खिलाफ अच्छे से तगड़ी तरीके से लड़ेगा और हमें वो डिजीज नहीं होंगी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होती है एंड इट टेक्स डेज टू एक्टिवेट इट। ये वाले पार्ट को एनसीईआरटी में इतना नहीं बताया गया है, मैं कुछ इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। ये कुछ पार्ट्स कुछ स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेंगे और अगर ये ना भी हो तो भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जानना जरूरी है। ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टेक्स डेज टू एक्टिवेट। इसके ना चार फैक्टर्स है। ओके, ये 4 फैक्टर्स है इसके।
4 फीचर्स है, मैं कहूंगा नॉट फैक्टर्स, 4 फीचर्स है जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में होने चाहिए। पहला है इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी डाइवर्स, इट शुड हैव सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन एंड इट शुड हैव अ मेमोरी। ठीक है, कैसा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे मैंने बोला कि हम इसको पढ़ेंगे कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है या हमारे बॉडी के हथियार है ये। ओके, जब भी कोई भी नया दुश्मन आएगा, नया एंटीजन आएगा, तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ हथियार प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, पहले सिर्फ देखेगा हमारा बॉडी उसको लो इंटेंसिटी का रिएक्शन देगा और तभी हम हथियार बना लेंगे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, फिर जैसे ही नेक्स्ट टाइम आएगा हमारा बॉडी उसको पहचान लेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के पास मेमोरी है, हमारे इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी है, तो अकॉर्डिंगली हम वही हथियार निकालेंगे जो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम आए थे, और वही हथियार को हम वापस डुप्लीकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा बॉडी वो वॉर जीत जाएगा और हमें डिजीज नहीं होगा। ओके, 4 फीचर्स जो हमें याद रखने हैं, स्पेसिफिक, डाइवर्स, सेल्फ, नॉन सेल्फ एंड मेमोरी। स्पेसिफिक, डाइवर्स, ठीक है, सेल्फ, नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन एंड मेमोरी, चारों को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले तो याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है कि ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये कोई 70s का मूवी है जिसका स्टोरी लाइन 70s 80s का मूवी है। ओके, या इन जनरल ऐसी मूवीज आपने देखी हो। ये 4 पॉइंट समझने के लिए हम कोई भी एक 80s 90s की मूवी का प्लॉट लेंगे जहां पर हीरो के घर वालों को मार दिया गया है। ओके, और वो बचपन में बेड के नीचे छुप चुका है, उसने विलन को देख लिया है किस तरह से उसके घर वालों को मारा गया है, और वो बड़ा होता है यही प्रतिशोध, बदले लेने की भावना में, और वो उससे सारी चीजें याद रहती है कि किस तरह से उसको मारना है। ठीक है, ये जो हमारा हीरो है वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, वो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, हमारा हीरो याद रखता है कि कौन से विलन ने किस तरह से उसके फैमिली मेंबर्स को मारा था। ठीक है, वो उसी तरह से स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर विलन को जाके मारेगा। प्लस वो डाइवर्स है, हमारा हीरो किसी से नहीं डरता है। ओके, जो कोई भी आए, हीरो विलन्स के एकदम लोएस्ट लेवल से डायरेक्ट विलन तक पहुंच जाता है, बीच में बहुत लोग आते हैं, सभी को मार देता है अलग अलग तरीके से, तो वो डाइवर्स है। ठीक है, आवर हीरो नोज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसको पता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। उसी तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी पता है कि सेल्फ सेल मतलब खुद के बॉडी के सेल कौन से है और नॉन सेल्फ सेल कौन से है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैक्रोफेजेस खुद के ही सेल को भी तो मार सकते हैं ना, तो हमारे बॉडी के सेल्स को ये पता है कि खुद के सेल्स कौन से और दूसरे के सेल्स कौन से है, तो वो खुद के सेल्स को नहीं मारता है, वो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट से या जो दूसरे बाहर के एंटीजन से उसी को मारता है। एंड सेकेंडली एंड लास्टली मेमोरी, हमारे हीरो को एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह ही मेमोरी होता है, उसे याद होता है कि कौन से विलन ने कब मारा था, तो उसको अकॉर्डिंगली उस तरह से याद रखेगा वो। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी डाइवर्स, it should have the ability to distinguish between self and non-self, and it should have a memory. memory मतलब अगर पहले कभी भी कोई एंटीजन आया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी में सेल्स बन जाएंगे, और देन जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब वही सेल्स जो बने हुए हैं, वही एंटीबॉडी जो बनी हुई है वही रेप्लिकेट होगी और वो पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट काम आएगी। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट्स। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को 2 टाइप के सेल्स गवर्न करते हैं। वो 2 टाइप के सेल्स है, बी सेल्स और टी सेल्स, जिसको हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इतने सारे पॉइंट्स हमको नहीं दिए गए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, जस्ट 1 या 2 पैराग्राफ दिया है, बट अगेन एज आई टोल्ड यू कुछ पार्ट्स बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बुक्स में अच्छे से दिए हैं, तो उन पार्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे सो दैट आपको ओवरव्यू मिले, और अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं उन पॉइंट्स में से तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ओके, टी सेल या बी सेल क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन के अंदर का जो कैविटी होता है वहां पर लिक्विड भरा हुआ होता है, वहीं पे जहां पर आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमैटोपोएसिस। हिमैटोपोएसिस, यहीं पर हमारे डब्ल्यूबीसीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो टी सेल है वो हेल्प करता है सेल मीडिएटेड या सेलुलर इम्यूनिटी में, जो हम आगे देखेंगे, और बी सेल जो है वो हेल्प करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। वो हेल्प करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में या एंटीबॉडी रिलेटेड इम्यूनिटी में। बी सेल और टी सेल दोनों ही प्रोड्यूस होंगे बोन मैरो में। ठीक है, बी सेल मैच्योर होता है बोन मैरो में, इसलिए उसका नाम है बी सेल। टी सेल जो है वो मैच्योर होता है थाइमस में।
थाइमस होता है ग्लैंड हमारा, ठीक है, जो डीजनरेटिव ग्लैंड होता है, जो चेस्ट रीजन में होता है, ठीक है, वो थोड़े सालों के बाद एज एन अडल्ट ग्रोज ओल्डर वो थाइमस डीजनरेट हो जाता है। वो अकेला ऐसा ग्लैंड है जो डीजनरेट हो जाता है। तो थाइमस में टी सेल्स मैच्योर होते हैं और टी सेल में अलग अलग टाइप्स होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। बी सेल में कोई टाइप नहीं होता। बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है, टी सेल जो है वो बी सेल को हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं इसको कैसे याद करें। जैसे हमने पहले देखा था अक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने लिया था कि किस तरह से उसके फीचर्स हमें पढ़ने, तो हमने एक मूवी का प्लॉट पकड़ा था। उसी हिसाब से यहां पर भी हम एक मूवी देखेंगे, ठीक है, क्लासिकल मूवी देखेंगे दो भाइयों की, ठीक है, एक भाई है बी सेल, एक भाई है टी सेल, ठीक है, दोनों सेम जगह पर पले बड़े, दोनों सेम जगह पर दैट इज बोन मैरो में दोनों का जन्म हुआ। बी सेल जो है ये भोला भाला सा है, ये बोन मैरो में ही मैच्योर हुआ, उसने अपने घर का साथ नहीं दिया। वहीं पर टी सेल बोला कि नहीं मैं तो घूमूंगा, मुझे पूरा बॉडी एक्सप्लोर करना है। टी सेल बाहर जगह पे चला गया, टी सेल जाता है थाइमस में और वो वहां पर मैच्योर होता है और वहां पर वो अपना गैंग बना लेता है, ठीक है। हर मूवी में यही होता है, जो भाई होता है वो घर पे रहेगा, एक भाई, दूसरा भाई बाहर जाएगा और वो गुंडा बन जाता है। उस तरह से यहाँ पर टी सेल हमारा गुंडा है, टी सेल एक गैंग बना लेगा और हर गैंग में अगर आपने देखा होगा 4 टाइप के लोग होते हैं। हर गैंग में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है हेल्पर, ओके, जो सो कॉल टिप देता है कि अरे ये इसने ऐसा बोला, अरे ये झगड़ा यहां पर हो रहा है, अरे उसने ऐसे मारा, ओके, ये हेल्पर करता है। एक होता है किलर, जिसका काम होता है आके मारना, बस वो हल्क होता है बेसिकली। दैट पर्सन जस्ट कम्स एंड हिट इट लेफ्ट राइट, कुछ नहीं, वो सीधा टू द पॉइंट आता है, वो मारना शुरू कर देता है, दैट इज टी किलर सेल्स, ठीक है। फिर एक होता है जो झगड़ा रोकने का ट्राई करता है गैंग में, ठीक है, दैट इज टी सप्रेसर, बिकॉज टी किलर सेल्स इतना मारने लगता है कि सप्रेसर सेल का जरूरत होता है, वरना टी किलर सेल्स जो है वो खुद के गैंग को या खुद के सेल्स को मारने लगेगा, वो काम करता है टी सप्रेसर। और एक होता है जो याद रखता है कि किसने किसको किस तरह से मारा था, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो आए तब काम आए, दैट इज टी मेमोरी सेल्स, ओके। तो टी सेल एक गैंग बनाता है। वो गैंग क्यों बनाता है? बिकॉज उसने बोन मैरो का साथ छोड़ दिया, उसने अपना घर छोड़ दिया, वो थाइमस में जाके रहता है, ओके। वहां पर गैंग बनाता है 4 लोगों का, हेल्पर, किलर, सप्रेसर, मेमोरी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। टी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट वो हेल्प करेगा बी सेल को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में। हम कब से डिस्कस कर रहे हैं एंटीबॉडी, हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। यह एंटीबॉडी क्या होता है एग्जैक्टली देखते हैं। यूजुअली एक एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं। रिमेंबर पेप्टाइड क्या होता है, हमने ये पढ़ा है, पेप्टाइड इज अ प्रोटीन विच है CONH2 बॉन्ड, जहां पर कार्बोक्सिल और अमाइन ग्रुप का एक बॉन्ड बनता है, उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। 4 चेन होते हैं, 2 होते हैं हैवी चेन, 2 होते हैं लाइट चेन, जैसे आप देख सकते हो ये चेन और ये चेन हैवी चेन है, और ये जो दोनों साइड में है दे आर कॉल्ड द लाइट चेन। हैवी चेन को हैवी बोलते हैं क्योंकि वो साइज में बड़ा होता है। आप देख सकते हैं हैवी चेन यहां से लेकर यहां तक है, वेयरएज लाइट चेन स्मॉल है तो वो यहां से लेकर यहां तक है, ओके। ऐसे ये बेसिकली एक कार्टून या डायग्राम है ऑफ एंटीबॉडी। एग्जैक्टली इस तरह से नहीं दिखता है वो। और यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहां पर आप देख सकते हो ये एरिया में, ठीक है, आई जस्ट मार्क इट फॉर यू गाइज। ये एरिया में यहां पर एंटीबॉडीज बाइंड होती है, तो यहां पर लेबल किया गया। ये एरिया में एंटीबॉडीज बाइंड होगी हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में यहां पर जो है वहां पर एंटीजन आके अटक जाएगा, ओके। अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ई। उसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इस इम्यूनोग्लोबुलिन को हम लोग शॉर्ट में आईजी बोलते हैं, आईजी। तो उसी तरह से अलग अलग टाइप के आईजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजी ए, आईजी एम, आईजी ई, आईजी जी, ओके। ये इसको भी याद कैसे करना है, गेम याद रखो, GAME, IgG, IgA, IgM, IgE। इसके कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में आपको आने वाले चैप्टर्स में आएगा, ठीक है, तो वो तभी हम देखेंगे, वरना ये हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर आएगा आपको आगे जाके हायर स्टैंडर्ड्स में। बट फिलहाल आपको सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में इन जनरल दिया है। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज है,
ओके, एंटीबॉडीज का डायग्राम कुछ इस तरह से है, हैवी चेन है, लाइट चेन है, एक हिंजेड स्ट्रक्चर होता है, हिंज मतलब ऐसा फोल्डिंग आता है, तो ये बेसिकली इन्वर्टेड वाई जैसा स्ट्रक्चर होगा। दिस एंटायर पार्ट इज द हैवी चेन, यहां पर जो आएगा जो साइज में छोटा होगा दैट विल बी लाइट चेन, और ये लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में आएगा तुम्हारा एंटीजन। ओके, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है बाय बी सेल, तो ये हम लोग बी सेल का इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बी सेल या बी लिम्फोसाइट। हम देखते हैं अलग अलग टाइप की इम्यूनिटीज, जैसे दो टाइप के इम्यूनिटीज होते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही सब टाइप्स आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज से होती है, तो जो एंटीबॉडीज से होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं बी सेल से, बी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और जो बी सेल से इम्यूनिटी डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ओके, उसी तरह से कुछ इम्यूनिटी डेवलप होता है बाय द हेल्प ऑफ अदर सेल्स, और सर्टन इम्यूनिटी इज सेल मीडिएटेड और इट इज बिकॉज ऑफ सर्टन सेल्स। ओके, जैसे टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, ठीक है, किलर टी सेल्स, ये सारे सेल्स हेल्प करते हैं इन ब्रिंगिंग अबाउट एन इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये जो टी सेल्स है वो हेल्प करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो आपको याद रखना है बी सेल से ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है और टी सेल से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। ओके, कैसे याद रखोगे इसको? याद रखने का तरीका है, जब भी ऐसी दो चीजें होती है आप एक चीज अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड, यहां पर ट या टी आता है, सेल मीडिएटेड होगा बाय टी सेल। इस तरह से मैंने याद किया है, तो ये आपको भी काम आ सकता है। Cell mediated immunity is by T cell and humoral immunity is by the action of B cells. Okay? हम देखते हैं कि बहुत सारे बार ऑर्गन डोनेशन या आई डोनेशन, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कभी कभार सक्सेसफुल होता है, कभी कभार फेल हो जाता है। तो वो फेल क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टी सेल। टी सेल हैज द प्रॉपर्टी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो अगर वो सपोज मुझे किडनी चाहिए तो मैं रैंडमली किसी भी पर्सन से किडनी नहीं ले सकता हूं, बिकॉज मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट इज बेसिकली हम कोई भी दूसरे ऑर्गन को हमारे ऑर्गन में या हमारे बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज वो हमारे बॉडी के लिए न्यू है या हमारे बॉडी के लिए काफी नया है वो। ओके, तो उसके लिए हमको टिश्यू मैचिंग करना पड़ता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना पड़ता है। ओके, बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अगर वो सारे टेस्ट प्रॉपर आते हैं तो ही हम उसके बाद भी हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तब जाके मैं ऑर्गन ले सकता हूं। बिकॉज मेरा बॉडी, मेरे बॉडी के टी सेल्स जो है वो ये नहीं समझेगा कि वो ऑर्गन आया है मेरे भले के लिए, वो ये समझेगा कि ये नॉन सेल्फ है एंड दिस कैन प्रूव डेंजरस। तो मेरा बॉडी के सेल्स ही वो ऑर्गन को किल कर देंगे या वो टिश्यू को किल कर देंगे, और वो होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ टी सेल। ओके, या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हेल्प्स इन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आर टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर इम्यूनिटी मतलब ऐसा इम्यूनिटी जो हम अक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, उसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आता है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होता है कि जब भी द होस्ट, सपोज मेरे अंदर मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ और फिर अकॉर्डिंगली मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट हथियार बनाएगा या सो कॉल्ड एंटीबॉडीज बनाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो मेरे बॉडी ने बनाया, याद रखिए मेरे बॉडी ने एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए हैं। एंटीजेंस को हम AGS लिख सकते हैं और एंटीबॉडीज को हम ABS लिख सकते हैं। एग्जाम में भी ये आप लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। रिमेंबर, आपको एक बार सिर्फ एंटीजन को ब्रैकेट में AGS लिखना है और एक बार एंटीबॉडी को ABS लिखना है। देन यू कैन यूज दिस एब्रिविएशन इन योर आंसर्स एज वेल। ओके, तो अगर अ होस्ट इज एक्सपोज टू लिविंग और डेड एंटीजेंस, अगर मैं एक्सपोज होता हूं लिविंग या डेड एंटीजन से और मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई रिपीट, उसको हम बोलेंगे एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो इट इज स्लो बट इट इज इफेक्टिव, इट इज क्वाइट इफेक्टिव होता है वो। ओके, इसमें भी दो टाइप आते हैं जिसको बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया गया है। उसमें दो टाइप है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो नेचुरली इन्फेक्शन होता है,
ठीक है, जैसे मुझे चिकन पॉक्स हो गया तो ऐसे बोलते हैं वो नेक्स्ट टाइम चिकन पॉक्स नहीं होगा, तुमको लाइफ में एक ही बार होता है। दैट इज बिकॉज एक बार मुझे चिकन पॉक्स हो गया तो मेरे बॉडी के पास चिकन पॉक्स के अगेंस्ट हथियार रेडी पड़े हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तब मेरा बॉडी हारेगा नहीं, मेरा बॉडी वही हथियार लाएगा और चिकन पॉक्स के इन्फेक्टिव एजेंट्स को मार देगा। तो वो हो गया नेचुरल इन्फेक्शन। मैंने जानबूझ के चिकन पॉक्स नहीं लिया है, वो नेचुरली आया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इन्फेक्शन, बट मेरे बॉडी ने उसको प्रोड्यूस किया है, मेरे बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की है, इसलिए वो एक्टिव है। ओके, एंड इट इज नॉट बाय बर्थ, तो इसलिए वो अक्वायर्ड हुआ। आई रिपीट, अक्वायर्ड में दो टाइप आएंगे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब अगर एक होस्ट एक्सपोज होता है पर्टिकुलर एंटीजेंस को और उसका बॉडी वो एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। अगर नेचुरल इन्फेक्शन से होता है तो वो आएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर वो आर्टिफिशियल, जैसे मुझे वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन में क्या होता है, एग्जाम्पल सारे वैक्सीन का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पोलियो और बीसीजी का बात कर रहे हैं। पोलियो वैक्सीन में हमको डेड अटेन्यूएटेड वायरस दिए जाते हैं पोलियो के, तो हमारा बॉडी समझता है कि ये असली पोलियो है और उसके अगेंस्ट हथियार बनाना स्टार्ट करता है। बट दैट पोलियो का वायरस इज क्वाइट वीक, वो इनएक्टिव सा होता है, नॉट एग्जैक्टली इनएक्टिव सा, बट वो वीक होता है, वो इतना इन्फेक्शियस नहीं होता है, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट हथियार बना देता है। और फिर जब असली में पोलियो आएगा तब हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट उसको मार सकता है। बट हमने ये आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया है हमारे बॉडी में सो दैट हमारा बॉडी उसको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, बट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए थ्रू माई बॉडी इटसेल्फ, इसलिए वो एक्टिव होगा। याद रखिए, अगर हम पैथोजन इंजेक्ट करते हैं, वीक पैथोजन, और हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है तो वो एक्टिव होगा, वो पैसिव नहीं होगा। ओके, पोलियो बीसीजी दोनों में ही हम लोग वीक इन्फेक्शियस एजेंट्स लेते हैं और हमारा बॉडी उन वीक इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हमने अब तक पढ़ी थी एक्टिव इम्यूनिटी, अब हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। अगेन, पैसिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये भी हम थ्रू आउट आवर लाइफ अक्वायर करते हैं, नेचुरली नहीं मिलता है। दिस आर रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्टेड डायरेक्टली और गिवन डायरेक्टली टू द होस्ट, इसलिए हम इसको पैसिव बोलते हैं। हमने, हमारे बॉडी ने ये एंटीबॉडीज नहीं बनाए, हमको कहीं और से ये एंटीबॉडीज मिलते हैं। उसमें फिर से नेचुरल और आर्टिफिशियल आएगा। नेचुरल, पैसिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा आईजीए या इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये हम पढ़ चुके हैं अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स में। ये प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम इज द येलोइश थिक मिल्क, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है या जो इनिशियल मिल्क होता है जो चाइल्ड को दिया जाता है, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड हथियार मिले हुए हैं। ठीक है, हम सबको रेडीमेड हथियार मिले हुए मदर्स मिल्क से। द फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये स्लाइटली डार्क येलो थिक होता है, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं, ये नेचुरली आते हैं। बट ये पैसिव क्यों है? पैसिव इसलिए बिकॉज ये एंटीबॉडीज है, हमारे बॉडी ने इसको बनाया नहीं, ये डायरेक्ट एंटीबॉडीज, ये डायरेक्ट आएंगे बॉडी में और जो भी इंफेक्शन होगा उसको मारने में काम आएंगे। उसके अलावा फीटस भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे एंटीबॉडीज रिसीव करता है फ्रॉम द प्लासेंटा, प्लासेंटा से या मदर के वो पार्ट से जहां पे बेबी कनेक्टेड होता है, प्लासेंटा से उसको एंटीबॉडीज मिलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पैसिव इम्यूनिटी। उसके अलावा पैसिव आर्टिफिशियल में आता है, कोई कोई डिजीज में हम ह्यूमन होस्ट में या एंटीबॉडीज हम किसी और एनिमल्स के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम हॉर्स को इंजेक्ट करते हैं रेबीज का इन्फेक्टिव एजेंट, हॉर्स का बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है और हम उससे डायरेक्ट एंटीबॉडीज लेते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव हुआ। बिकॉज पैसिव इसलिए हुआ क्योंकि हमें एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल इसलिए हुआ क्योंकि वो नेचुरल सोर्स से नहीं आ रहा है, हमें किसी और के बॉडी से मिल रहा है, तो इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल पैसिव बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव आता है। एक्टिव मतलब मेरा बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट द एंटीजेंस, दैट विल बी कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल आएगा। नेचुरल मतलब जो नॉर्मली मुझे बीमारी हुई और उसके अगेंस्ट मेरे बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाए हैं वो आएगा नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में। आर्टिफिशियल मतलब वैक्सीन, वैक्सीन ऐसे वैक्सीन जिसमें डेड या अटेन्यूएटेड वीकेंड वायरस या वीकेंड पैथोजेंस होते हैं, जो जिसकी वजह से मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सकता है या सो कॉल्ड हथियार बना सकता है। दैट विल बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी।
देन कम्स पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग को डायरेक्टली एंटीबॉडीज मिलते हैं। याद रखिए पैसिव में एंटीबॉडीज, पैसिव में एंटीबॉडीज, ये याद रखना है आपको। पैसिव इम्यूनिटी में हमको डायरेक्टली एंटीबॉडीज मिलते हैं। इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल है। नेचुरल मतलब हमको जो मदर के मिल्क से मिलता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं विच हेल्प्स द चाइल्ड्स इम्यूनिटी। उसके अलावा हम देखते हैं कि फीटस में भी बहुत सारा एंटीबॉडीज रिसीव होता है थ्रू प्लासेंटा। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आता है एंटीबॉडीज जो हम हॉर्स में इंजेक्ट करते हैं, वो इन्फेक्शियस एजेंट, हॉर्स का बॉडी हमारे लिए एंटीबॉडीज बनाता है और फिर हम अपने आप में वो इंजेक्ट करते हैं। रेबीज के डिजीज के लिए ये किया जाता है। ओके, आई होप एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इज क्लियर। तो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, आपको देने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स, अलग अलग टी सेल्स के आपको नाम देने हैं। आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, आपको ध्यान से वीडियो देखना है। ओके, ये टी सेल्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी, अलग अलग टाइप के बैरियर्स आपको बताने हैं और आपको बताना है आईजीए, फ्रॉम वेयर इज आईजीए रिसीव्ड, आईजीए कहां से रिसीव्ड होता है ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हम वहीं ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।